नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास है तो इसमें जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य की दूसरी क्लास, मौर्य साम्राज्य की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे, कैसे सम्राट अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर आते हैं, और कलिंग का युद्ध कब हुआ था और किस किस युद्ध के बाद जो है इन्होंने वैरी घोष की नीति को जो है छोड़ दिया था और धम घोष की नीति को अपना लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सम्राट अशोक, सम्राट अशोक की यदि बात की जाए तो ये गद्दी पर जो है दोस्तों 269 बीसी से लेकर कब तक रहे थे, 232 बीसी तक जो है ये रहे थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। कि सम्राट अशोक जो है इनका जन्म दोस्तों 304 बीसी में हुआ था। इनकी माता थी सुभद्रांगी और पिता थे बिंदुसार। अशोक को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इनको जो है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। और अशोक नाम जो है किन अभिलेखों में मिलता है, तो अभिलेखों के बारे में अभी अच्छे से समझेंगे। तो मास्की अभिलेख कर्नाटक में, गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश में, नेटूर अभिलेख कर्नाटक में और उदय गोलान अभिलेख कर्नाटक में। तो इन अभिलेखों में जो है सम्राट अशोक का नाम जो है मिलता है। यानी जैसे दोस्तों गुर्जर अभिलेख की बात करते हैं तो गुर्जर अभिलेख में जो है कहा गया है स्वयं को, यानी स्वयं को जो है राजा अशोक जो है कहा है। यानी सम्राट अशोक ने जो है अपने गुर्जर अभिलेख में जो है स्वयं को राजा अशोक के नाम से जो है कहा है। और साथ ही पुराणों में यानी विष्णु पुराण में जो है अशोक वर्धन के नाम से जो इनको जाना गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं कि सम्राट अशोक जो है गद्दी पर कैसे आए थे। तो दोस्तों यानी बिंदुसार बिंदुसार के बाद गद्दी पर आया था सुसीम। लेकिन दोस्तों सुसीम की हत्या करके जो है कौन गद्दी पर आता है, सम्राट अशोक। तो यहाँ पे एक कहानी बनती है कि बिंदुसार के जो है 100 पुत्र थे और उनमें से जो है दोस्तों एक अशोक भी था। तो अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। और ये उत्तराधिकार का युद्ध जो है 4 सालों तक जो है चला था। तो इसीलिए जो है इनका शासनकाल 269 बीसी से 232 बीसी तक जो है रहा था। लेकिन यदि बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो दोस्तों बिंदुसार जो है गद्दी पर कब तक रहे थे, 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक जो है रहे थे। तो 273 में से 4 वर्ष तक जो है दोस्तों उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। तो कितने वर्ष बचे, तो 269 बचे। तो 269 में ही जो है अशोक आ गया था और कब तक रहा था, 232 बीसी तक जो है रहा था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इन सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं और इसके बाद जो हम आगे की चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों एक एक पॉइंट करके। जन्म कब हुआ था, तो यदि जन्म की बात की जाए तो दोस्तों जन्म हुआ था 304 बीसी में, 304 बीसी में हुआ था। माता थी इनकी शुभद्रांगी, शुभद्रांगी, शुभद्रांगी इनकी माता थी। तो ये आपको याद रखना है, शुभद्रांगी इनकी माता थी। और यदि पिता की बात की जाए, पिता कौन थे इनके, पिता थे बिंदुसार। पिता कौन थे दोस्तों, बिंदुसार जो है इनके पिता थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अशोक का अन्य नाम, अशोक का अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना गया, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जो इनको जाना गया। और साथ ही दोस्तों अशोक के नाम किन अभिलेखों में मिलते हैं, लिखेंगे अशोक के नाम किन अभिलेखों में मिले, किन अभिलेखों में मिले। तो किन अभिलेखों में मिले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख कहाँ पे है दोस्तों, ये है कर्नाटक में, कर्नाटक। और यदि बात करते हैं दोस्तों गुर्जर अभिलेख,
गुर्जरा अभिलेख ये कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और इसी गुर्जरा अभिलेख में जो है सम्राट अशोक ने स्वयं को राजा अशोक के नाम से जो है कहा है। किसके? राजा अशोक के नाम से कहा। नेटूर अभिलेख की यदि बात की जाए, नेटूर अभिलेख ये कहाँ पे है दोस्तों? ये भी जो है कर्नाटक में। ये कहाँ पे? तो ये भी कर्नाटक में है। और यदि हम यहाँ पे बात करते हैं उदय गोलान अभिलेख, उदय गोलान अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये भी दोस्तों कर्नाटक में, यानी उदय गोलान अभिलेख भी कर्नाटक में है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके जो है उत्तराधिकारी का जो है युद्ध जीता, और उसके बाद जो है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। तो लिखेंगे अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, भाइयों की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा, और उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध 4 वर्ष तक चला था। यानी कब से कब तक दोस्तों? 273 BC से 269 BC तक। और इसी समय जो है अशोक आ गया था गद्दी पर। अशोक आ गया गद्दी पर। याद रखेंगे दोस्तों, अशोक गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके और अभिलेख देख लेते हैं। यानी 4 वर्षों तक जो है उत्तराधिकार का युद्ध चला था। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, विष्णु पुराण में जो है अशोक को, विष्णु पुराण में अशोक को जो है किस नाम से जाना गया है? अशोक वर्धन के नाम से, अशोक वर्धन के नाम से जो है जाना गया। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अभिलेख है भवरू अभिलेख, जो कि राजस्थान में है। इसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है किस अभिलेख में जो है सम्राट अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है? तो ये भवरू अभिलेख में बताया, जो कि राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अभिलेखों की खोज किसने की थी? टी पेंथिलर ने की थी 1750 में। लेकिन अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा था। और साथ ही दोस्तों मास्कीय लघु शिलालेख, तो दोस्तों इसमें जो है स्वयं को बुद्ध शाक्य जो है कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अशोक के अभिलेख थे ये किस भाषा में थे? तो ये दोस्तों 4 भाषाओं में थे। यानी जो भारत में अभिलेख थे वह ब्राह्मी लिपि में थे, यानी प्राकृत भाषा में। और साथ ही दोस्तों जो पाकिस्तान में मिले वह खरोष्टी भाषा में थे। पाकिस्तान में 2 थे, मानसेरा और शहबाज गढ़ी। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में। और जो एशिया माइनर यानी तुर्की में मिले वह थे दोस्तों ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि में थे। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इनको यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों लिखेंगे भब्रू अभिलेख के बारे में सबसे पहले। भब्रू अभिलेख, भब्रू अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है। और अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। यानी किस अभिलेख में जो है अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था? तो ये भब्रू अभिलेख में जो है बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अभिलेखों को किसने खोजा था? अभिलेखों को खोजा तो किसने खोजा था दोस्तों? टी पेंथिलर ने। टी पेंथिलर के द्वारा खोजा गया था 1750 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1750 ईस्वी में खोजा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स
प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को जो है किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों अशोक के अभिलेखों की जो है भाषा क्या थी, तो इनको भी जो है देखेंगे। अशोक के अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की भाषा की यदि बात की जाए तो अभिलेखों की भाषा क्या थी दोस्तों? जो भारत में पाए गए, लिखेंगे भारत में जो मिले हैं उनकी ब्राह्मी भाषा, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि या प्राकृत भाषा, याद रखें दोस्तों, प्राकृत भाषा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो पाक में मिले हैं, जो पाक में मिले हैं उनकी खरोष्टी लिपि थी, खरोष्टी लिपि। अब दोस्तों पाकिस्तान में जो है दो मिले थे, दो कौन कौन से? मानसेरा, मानसेहरा, और दूसरा दोस्तों शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी। तो ये दोनों अभिलेख कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों पाकिस्तान में। अब आते हैं दोस्तों अफगानिस्तान में कौन कौन से मिले हैं? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान में कौन कौन से मिले हैं? अरमाइक लिपि में, अरमाइक लिपि में। कहाँ पे दोस्तों? अरमाइक लिपि में बने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एशिया माइनर, एशिया माइनर यानी तुर्की में। जो एशिया माइनर या तुर्की में मिले हैं तो उनकी लिपि क्या थी? ग्रीक या यूनानी लिपि, ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों साथ ही अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे इनका मकसद क्या था? तो दोस्तों इनका मकसद था जनता तक अपने संदेशों को भेजने के लिए अभिलेखों और शिलालेखों का प्रयोग जो है किया था। तो लिखेंगे जनता तक, जनता तक अपने संदेशों को, संदेशों को जनता तक भेजने के लिए अभिलेखों, लेखों एवं शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख की यदि बात करते हैं तो शिलालेख का प्रयोग किया, शिलालेख का प्रयोग किया। किसका दोस्तों? शिलालेख का जो है प्रयोग किया। तो दोस्तों ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए, फिर कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो दोस्तों सम्राट अशोक जो है 269 BC से लेकर 232 BC तक गद्दी पर रहे थे। इनका जन्म 304 BC में हुआ था। माता थे शुभद्रांगी और पिता थे बिंदुसार। अशोक के अन्य नाम जैसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? सम्राट अशोक को जाना जाता है। अशोक के नाम किन अभिलेखों में मिले हैं? तो मास्की अभिलेख कर्नाटक में यहाँ पे मिला है, गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में, और इस गुर्जरा अभिलेख में स्वयं को जो है राजा अशोक के नाम से जाना गया है। नेटुर अभिलेख कर्नाटक में और उदय गोलान ये भी कर्नाटक में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठा था। यानी कहा जाता है कि बिंदुसार के जो है 100 पुत्र थे और उनमें से अशोक भी एक था, और बाकी 99 भाइयों की हत्या करके जो है सम्राट अशोक गद्दी पर बैठा था। यानी हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा। और उत्तराधिकार का युद्ध कब तक चला था? 4 वर्षों तक जो उत्तराधिकार का युद्ध चला। यानी 273 BC से 269 BC तक जो है ये उत्तराधिकार का युद्ध चला था, और इसी 269 BC में जो है अशोक गद्दी पर जो है बैठा था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही विष्णु पुराण में जो है अशोक वर्धन के नाम से जाना गया सम्राट अशोक को। और भब्रू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक ने जो है मगध का सम्राट अपने आप को किस अभिलेख में बताया है? तो ये भब्रू अभिलेख में बताया जो कि राजस्थान में है। अभिलेखों को यानी सम्राट अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था? तो टी पेंथिलर ने खोजा था 1750 ईस्वी में। अब इनको पढ़ा किसने था?
1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा जो है इनको पढ़ा गया था, यानी जेम्स प्रिंसिप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को जो है पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा, यानी अशोक के अभिलेख जो थे इनकी भाषा क्या थी? जो भारत में मिले इनकी ब्राह्मी लिपि यानी प्राकृत भाषा थी। जो पाकिस्तान में मिले वे खरोष्टी लिपि में थे, और पाकिस्तान में दो थे, मानसेरा और शहबाज गढ़ी, दोनों याद रखना है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में मिले हैं। एशिया माइनर या तुर्की में जो मिले वह ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि में थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हमने अभिलेख तो जान लिए, लेकिन अभिलेख का मतलब क्या है? तो अभिलेख होता ही क्या थे? यानी दोस्तों जनता तक अपने संदेशों को जनता तक भेजने के लिए जो है अभिलेख एवं शिलालेखों का प्रयोग किया जाता था। अभिलेख क्या होते हैं? तो दोस्तों इनको जो है पत्थर पर, मिट्टी पर, लोहे पर, तांबे पर, किसी पर जो है अपने संदेश लिखे जाते हैं ताकि उनको जनता तक जो है पहुंचाया जा सके। और शिलालेख क्या होते हैं दोस्तों? शिलालेख की यदि बात की जाए तो ये शिलालेख केवल पत्थर पर जो है लिखे जाते थे। तो ये भी आपको याद रखना है, शिलालेख और अभिलेख में बहुत अंतर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कलिंग युद्ध, तो दोस्तों कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है 8वें वर्ष यानी गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद जो है हुआ था। और ये कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में पड़ता है वर्तमान में। कलिंग की राजधानी थी इस समय तोसली। राजा कौन थे उस समय? पद्मनाभ यहाँ के राजा थे। किस नदी के किनारे? दया नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और अशोक की नीति थी वहरी घोष की नीति, यानी युद्ध नीति। जो भी तुम्हें चाहिए उसको जो है युद्ध के द्वारा जीत कर तुम उसको हासिल कर लो, ये अशोक की नीति थी। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो उसने धम्मघोष की नीति अपना ली। अब उसने धम्मघोष की नीति क्यों अपना ली? क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जो ये कलिंग युद्ध हुआ था इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। और इसी कारण जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया कि इतने लोग मारे गए हैं तो आज से जो है मैं भेरी घोष की नीति नहीं अपनाऊंगा। और इसने जो है धम्मघोष की नीति जो है अपना ली। तो आप दोस्तों इसने एकदम से धम्मघोष की नीति क्यों अपना ली? तो दोस्तों इसका एक भतीजा था, यानी सुसीम का बेटा था निर्ग्रोध। निर्ग्रोध से जो है ये बौद्ध बौद्ध शिक्षा जो है लिया करता था, यानी बौद्ध धर्म के बारे में जो है निर्ग्रोध किसको बताता था? अशोक के बारे में, अशोक से जो है बातें करता था। तो इसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म का धीरे धीरे अशोक पर जो है प्रभाव होने लगा था। और इसी प्रकार जो है बिहारी घोष की नीति छोड़कर जो है इसने धम्मघोष की नीति अपना ली, यानी शांति की नीति। और इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। और इस युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 30वें शिलालेख में जो है मिलता है। और साथ ही दोस्तों बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली, वह शिक्षा जो है उप गुप्त से ली। साथ ही अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो अशोक की पत्नियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे देवी, इसकी संतान थी महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती। कारुबा की दूसरी पत्नी थी जिसका बेटा था तीबर, पद्मावती। इसका बेटा था कुणाल जो कि अशोक के बाद गद्दी पर आएगा। तो इन सभी के बारे में आप लिख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध की यदि बात की जाए तो ये कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी में, यानी गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध हुआ था। तो ये कलिंग कहाँ पे है वर्तमान में? ओडिशा में। वर्तमान में दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय? कलिंग की राजधानी, तो कलिंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? तोसली थी। तोसली जो है कलिंग की राजधानी थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजा कौन थे? राजा कौन थे? पद्मनाभ। पद्मनाभ जो है यहाँ के राजा थे। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कौन सी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों दया नदी के किनारे। दया नदी के किनारे। कहाँ पे दोस्तों? दया नदी के किनारे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अशोक की नीति कैसी थी? अशोक की नीति, अशोक की नीति की यदि बात की जाए तो अशोक की नीति थी वहरी घोष की नीति। वहरी घोष की नीति। अशोक की नीति कैसी थी? वहरी घोष की नीति थी, यानी युद्ध की नीति। तो ये अशोक की नीति थी, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्मघोष की नीति अपना ली थी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग
युद्ध के बाद उसने धर्म घोष की नीति अपना ली। धर्म घोष की नीति अपनाई। धर्म घोष की नीति जो है अपनाई। और दोस्तों धर्म घोष का मतलब होता है शांति की नीति। शांति की नीति अपनाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों इस युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने इस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इस धर्म के बाद जो है यानी इस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था सम्राट अशोक ने। और साथ ही दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में, यानी जो ये कलिंग युद्ध है इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। काय में दोस्तों शिलालेख में है, तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध धर्म की प्रेरणा जो है अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली थी। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा ली थी किससे, उपगुप्त से। लिखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म की प्रेरणा, बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोथ से ली। व शिक्षा की बात की जाए तो उपगुप्त से, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। किसने, सम्राट अशोक ने। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों अशोक की पत्नियों के बारे में देख लेते हैं। अशोक की पत्नियां, अशोक की 3 पत्नियां थीं। अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो पहली थी दोस्तों देवी, यानी पहली पत्नी कौन थी, देवी थी, जिसकी संतान है यानी महेंद्र, संघमित्रा और दोस्तों चारुमती। और दूसरी पत्नी की बात की जाए कारुबाकी इसकी दूसरी पत्नी थी, जिसकी संतान थी तीवर। और यदि दोस्तों तीसरी पत्नी थी इसकी पद्मावती, जिसकी संतान थी दोस्तों कुणाल। और यही कुणाल जो है आगे चलकर उत्तराधिकारी बनेगा सम्राट अशोक का। याद रखें दोस्तों, उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। और कौन कौन जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक इनको भेजेगा, इनके बारे में भी जो है हम जानेंगे यहाँ पे। तो एक एक करके पहला भी इनका रिवीजन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की बात की जाए तो 261 BC में ये लड़ा गया था। ये उड़ीसा में है वर्तमान में कलिंग की राजधानी क्या थी, कलिंग की राजधानी थी तोसली। राजा थे पद्मनाभ और नदी थी दोस्तों दया नदी के किनारे। अशोक की नीति क्या थी, वैरी घोष की नीति, यानी युद्ध की नीति थी अशोक की। अब दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद जो है इसने दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं, यानी 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ। याद रखें दोस्तों 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ अभिषेक के, यानी राज्याभिषेक के बाद जो है 8वें वर्ष बाद जो है इसका ये कलिंग युद्ध जो है होता है। अब यहाँ पे बात कर देंगे कलिंग युद्ध के बाद जो है इसने धर्म घोष की नीति जो है अपना ली थी, जो कि शांति की नीति थी। अब दोस्तों अचानक से इस सम्राट अशोक को ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने जो है वैरी घोष की यानी युद्ध की नीति को छोड़कर जो है शांति की नीति जो है अपना ली थी। क्योंकि दोस्तों इनका एक भतीजा था निर्ग्रोध, जो कि सुसीम का बेटा था। तो इससे जो है ये
क्या लेते थे, बौद्ध धर्म की जो है प्रेरणा लेते थे। तो इसी प्रकार जो है इन पर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जो है असर होने लगा था। और इसी प्रकार जब इन्होंने देखा कलिंग युद्ध में जो है लगभग 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं, तो इसी कारण जो है इनका हृदय परिवर्तन जो है हो गया था। और इन्होंने वेरी घोष की नीति छोड़कर जो है शांति की नीति यानी धम्म घोष की नीति जो है अपना ली थी। तो साथ ही दोस्तों इस युद्ध के बाद यानी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इस युद्ध के जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्ग्रोध से ली थी, लेकिन शिक्षा की बात की जाए तो उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो अशोक की पत्नी कौन कौन है। अशोक की पत्नी की यदि बात की जाए तो देवी, जिनकी संतान थी महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। कारुबाकी, तीवर और पद्मावती की संतान थे कुणाल, जो कि इनका उत्तराधिकारी जो है बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने किन को कहाँ भेजा था। तो दोस्तों महेंद्र और संघमित्रा की यदि बात की जाए तो इन दोनों को जो है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजा था। और साथ ही बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए जो है श्रीलंका महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा, तक्षशिला में मध्यांतिक को भेजा और हिमालयी क्षेत्रों में मध्यम को जो है भेजा था। कहाँ पे दोस्तों, मध्यम को जो है भेजा था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रारंभ किसने करवाया था। सम्राट अशोक ने। किसने, सम्राट अशोक ने जो है करवाया था। और अशोक के शिलालेखों की संख्या है 13 स्तंभलेख, जो कि पिलर होते हैं स्तंभलेख, जिन पर जो है लिखवाए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों गुहालेख की यदि बात की जाए तो गुहालेख होते हैं जो कि गुफा में जो है लिखवाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा तो किस किस को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने भेजा था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले श्रीलंका भेजा गया था। श्रीलंका किस किस को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तक्षशिला में किसको भेजा था, तक्षशिला में भेजा था मज्जांतिक को। किसको दोस्तों, मज्जांतिक को भेजा था। मज्जांतिक को भेजा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालयी क्षेत्र में। हिमालयी क्षेत्र की यदि बात की जाए तो हिमालयी क्षेत्र में मध्यम को भेजा था। मध्यम को जो है भेजा था। तो ये आपको याद रखना है। अब भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ किसने करवाया था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। तो दोस्तों अब इनका रिवीजन कर लेते हैं और बाकी का जो है हम कल की क्लास में जानेंगे। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है दोस्तों सम्राट अशोक ने भेजा था, श्रीलंका भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को, तक्षशिला में मज्जांतिक को भेजा और तक्षशिला में जो है कश्मीर में गांधार क्षेत्र में। अब यहाँ पे बात करते हैं हिमालयी क्षेत्र में जो है मज्जांतिक को भेजा था। और भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का यानी शिलालेख जिनको जो है पत्थरों पर लिखा जाता है, तो ये अशोक ने ही जो है करवाया था सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ यानी शुरू करवाया था। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे बाकी के जो शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख हैं इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। कौन से शिलालेख या स्तंभलेख में जो है क्या लिखा है इन सभी के बारे में कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।